हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश SDK क्लासेस से आपका स्वागत है मेरे वीडियो में। हम पढ़ने जा रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो हमारी वीडियो है, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी स्टेट की, उन सभी में बिजनेस इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है उनके लिए एप्लीकेबल है। ये अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो नए चेंजेस आए यूपी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, ये उनके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, शुरू करते हैं। हम शुरू करने जा रहे हैं जो चैप्टर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, पूरा इस वीडियो में करेंगे, पूरी कंप्लीट करेंगे शुरू से अंत तक। वो है थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का सिद्धांत। हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए। थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का सिद्धांत होता क्या है? द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड its impact on the economy has been a major area of interest for economists for centuries. जो जनसंख्या का सिद्धांत है वो हमेशा ही, और उसके होने वाले प्रभाव, जो जनसंख्या है उसकी जो अध्ययन है और उसका जो प्रभाव है अर्थव्यवस्था पे क्या पड़ेगा, ये हमेशा ही अर्थशास्त्रियों के लिए एक बहुत ही गंभीर विषय रहा। हमेशा ही जितने भी इकोनॉमिस्ट थे वो उन्होंने हमेशा पॉपुलेशन, उससे होने वाले प्रभावों को समझने की, जानने की कोशिश करी। Early economist thinkers, including the mercantilist economists, viewed a large population as a sign of national prosperity and strength. जो शुरुआती यानी प्राचीन जो थे, प्राचीन अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट थे जो व्यापारिक थे उस समय, तो कहेंगे प्राचीन व्यापारिक अर्थशास्त्री जो थे उस समय जनसंख्या को, अधिक जनसंख्या को होना समृद्धि का प्रतीक मानते थे और शक्ति का प्रतीक मानते थे। इसका मतलब था कि ज्यादा जनसंख्या होगी तो ज्यादा व्यवसाय होगा, ज्यादा व्यापार होगा, तो उन्हें उनके हिसाब से जनसंख्या ज्यादा होना बहुत ही फायदेमंद था अर्थव्यवस्था के लिए। However, with the emergence of the systematic economic theories, various perspectives on population growth and its effects have been formulated. लेकिन जैसे जैसे आर्थिक तंत्र बने, आर्थिक सिस्टम बने, न्यू इकोनॉमिक्स हो गई, हमने प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी, इस तरीके की इकोनॉमिक्स चेंजेस हमने देखे आए। जो पॉपुलेशन के बारे में एक नजरिया था कि वो केवल समृद्धि का प्रतीक है, उसमें काफी बदलाव आए। अब जो अलग अलग परिभाषाएं उनके लिए समय समय पे अर्थशास्त्रियों के द्वारा डेवलप की जाने लगी। बिफोर थॉमस रॉबर्ट माल्टस, क्लासिकल इकोनॉमिक्स डिड नॉट प्रेजेंट a comprehensive theory of population. लेकिन थॉमस रॉबर्ट माल्टस के से पहले कोई भी ऐसा अर्थशास्त्री नहीं हुए जिन्होंने पॉपुलेशन को लेकर अर्थव्यवस्था की कोई अलग सी परिभाषा दी थी। दोबारा से कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, जो प्राचीन अर्थशास्त्री थे, थॉमस रॉबर्ट माल्टस, उनसे पहले कभी कोई ऐसा अर्थशास्त्री नहीं हुआ जिसने पॉपुलेशन को लेके इकोनॉमिक्स की कोई अलग परिभाषा दी हो। एडम स्मिथ एक उदाहरण देखें कि जैसे एडम स्मिथ थे, एक एग्जांपल के लिए, नीड फॉर अ सेपरेट पॉपुलेशन थ्योरी को वो जरूरी नहीं समझते थे। कि जैसे एक उदाहरण दिया कि एडम स्मिथ को लेके ही चले, जो एक पॉपुलर नाम है इकोनॉमिक्स का, तो उन्होंने कहा कि एडम स्मिथ ने भी कोई जरूरत नहीं समझी थी कि वो पॉपुलेशन को लेके इकोनॉमिक्स में कोई अलग सी व्याख्या करें या अर्थव्यवस्था पे होने वाले प्रभाव को अलग से करके पढ़ा जाए। ठीक है। However, Malthus was the first economist to provide a detailed and structured theory of population, which became the foundation of the later discussion and critics. लेकिन इसके बावजूद माल्टस ने एक अलग से जनसंख्या की परिभाषा दी, जिसमें माल्टस उस समय के पहले अर्थशास्त्री थे जिन्होंने विस्तृत और एक ढांचा रूप में संगठित वे में पॉपुलेशन की एक पूरी परिभाषा लिखी, जो नींव पड़ी बाद में विचार के लिए, जिससे बहुत सारे डिस्कशन हो पाए और साथ ही साथ जो आलोचनाओं का भी विषय बना। यानी बहुत पॉपुलेशन को लेके एक नई बहस की शुरुआत हुई और कई आलोचनाएं भी इस परिभाषा की समय के साथ आई। लेकिन हम कह सकते हैं जो माल्टस थे वो पहले ऐसे अर्थशास्त्री इकोनॉमिस्ट रहे जिन्होंने पॉपुलेशन से रिलेटेड इकोनॉमिक परिभाषा दी। आते हैं कि आखिर माल्टस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है क्या, जनसंख्या से संबंधित माल्टेरियन परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है। Thomas Robert Malthus formulated his theory of population in 1798
when he published the book of an essay on the principle of population. थॉमस रॉबर्ट माल्टस ने पॉपुलेशन की जो थ्योरी है, जनसंख्या का जो सिद्धांत है, उसे 1798 में 1798 ईयर में दिया, जब उन्होंने पहली बार अपने प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे एक क्या लिखी थी, पूरा एक ऐसे लिखा था, एक रिलीज किया था। कौन सा था? टाइटल था प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, अपनी बुक में प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पे एक ऐसे लिखा था पहली बार। फिर उसके बाद सेकंड एडिशन, जब इस बुक की सेकंड एडिशन आई जो कि 1802 में आई, उस एडिशन में उन्होंने अपने व्यूज को और ज्यादा एक्सपेंड किया, ज्यादा विस्तार देते हुए, पॉपुलेशन की परिभाषा में ज्यादा विस्तार देते हुए और सारी डिटेल दी, जिसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई डेमोग्राफिक इकोनॉमिक्स में। लोगों की जनसंख्या घनत्व के आधार पर अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभावों पे एक बहुत महत्वपूर्ण बदलाव आया था 1802 में, उनके परिभाषा के बाद। Malthus was responding to the optimistic views of philosophers like William Godwin, who believed in the continuous progress and prosperity of human society. Malthus जो ये जनसंख्या का सिद्धांत दे रहे थे, अर्थव्यवस्था में होने वाले जनसंख्या के प्रभावों को जो उन्होंने परिभाषा लिखी थी, ये दरअसल उन्होंने जो विलियम गॉडविन थे, उस समय के विद्वान फिलोसोफर जो थे विलियम गॉडविन, उनका एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू था, एक सकारात्मक एक व्यू था, जिसके अंतर्गत वो मानते थे कि मानव सोसाइटी के लिए पॉपुलेशन का निरंतर प्रगतिवान होना और संपन्न होना बहुत जरूरी है। और इस बात को तर्क मानते हुए, ध्यान रखते हुए माल्थस गॉडविन ने अपना पॉपुलेशन का जो ये थ्योरी है उसको बनाया या दिया। एट that time Europeans was facing food shortages, rising unemployment and economic instability, which influenced Malthus' perspective on the population growth. देखो, इससे पहले माल्टस भी यही मानते थे, बाकी के जो फिलोसफर थे जैसे विलियम गॉडविन की बात की गई कि पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब है, या जो प्राचीन व्यापारिक इकोनॉमिस्ट थे, ठीक है, वो भी यही मानते थे कि ज़्यादा पॉपुलेशन का मतलब है प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ। लेकिन जिस तरीके से यूरोप उनके समय में, माल्टस के समय में यूरोप में अचानक अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की समस्याएं, आर्थिक अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन वगैरह की समस्याएं, जैसे जैसे फूड क्राइसिस शुरू हुआ, इन सारी चीज़ों ने क्या किया, जो माल्टस का विचार था, उनकी जो ये मानना था कि पॉपुलेशन प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको रिफ्लेक्ट किया, इसमें बदलाव किया। अब उन्हें सोचने पे मजबूर किया, क्या वाकई में पॉपुलेशन इतना ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है जितना सदियों से माना जा रहा था उनके समय तक, यानी 1802 में जब उन्होंने बात लिखी, उससे पहले के उनके विचार हैं, तो उसमें एक बदलाव आया। Assumptions of the Malthusian theory, क्या अवधारणाएं, जब भी कोई प्रिंसिपल बनाया जाता है ना बच्चों, तो उससे पहले क्या होता है, कुछ मान्यताएं, अवधारणाएं, कुछ बेसिस लिए जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही माल्टस के लिए क्या क्या उन्होंने जो अपना पॉपुलेशन थ्योरी बनाई, तो उसके लिए उन्होंने कुछ अवधारणाएं ली, कुछ सिद्धांत थे जो उन्हें माना कि अगर ऐसा है तब। तो उसमें कहा कि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन। माल्थस थ्योरी जो सिद्धांत था जनसंख्या से संबंधित, माल्थुसियन जो थ्योरी थी वो निम्नलिखित अवधारणाओं पर आधारित थी। पहला, ह्यूमन सेक्सुअल डिजायर इज नेचुरल। मानव के अंदर संभोग की भावना, सेक्स करने की जो भावना है वो प्राकृतिक है, स्वतः ही है। प्रत्येक व्यक्ति जीवन में संभोग करना चाहता है, महिला हो या पुरुष हो। पीपल हैव अ नेचुरल इंक्लिनेशन टूवर्ड्स द रिप्रोडक्शन, मेकिंग चाइल्ड बियरिंग अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। उन्होंने माना कि मानव में संभोग की जो भावना होती है वो साधारण होती है, नेचुरल, प्राकृतिक तौर पे होती है। इसी वजह से बच्चों का जन्म होना एक स्वतः प्रक्रिया है कि जब इंसान संभोग करेगा तो बच्चों का जो जन्म है, प्रजनन है, वो होगा ही होगा, और ये कभी नहीं खत्म होने वाली प्रक्रिया है। एक सिद्धांत ये मानता था। दूसरा मानते थे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। दूसरा कहते थे कि आर्थिक संपन्नता और जनसंख्या वृद्धि ये दोनों सीधे तौर पे एक दूसरे से संबंधित है। इसका मतलब है
कि जितना आर्थिक संपन्न कोई देश होगा उसकी पॉपुलेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। यानी उन्होंने जो अपना प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन थ्योरी दी इकोनॉमिक्स में, उनमें उन्होंने ये माना कि तो जो लोगों के अंदर नेचुरल डिज़ायर है सेक्स का, संभोग का, ठीक है, उसकी वजह से बच्चे रेगुलर पैदा होते हैं, कंटिन्यूस पैदा होते हैं। दूसरा उन्होंने माना कि जो देश जितना ज़्यादा आर्थिक तौर पे संपन्न होगा वहाँ की जनसंख्या उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। तीसरा था फूड इज एसेंशियल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। तीसरी बात माने कि अगर अर्थव्यवस्था में भोजन नहीं है तो मानव नहीं जी सकता। यह कहें कि जो भोजन है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान को जीवित रहने के लिए। उनके सिद्धांत में ये मत था। द अवेलेबिलिटी ऑफ फूड डिटरमाइंस द सब्सटेंस ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। अगर आपके पास पर्याप्त भोजन या साधन हैं, केवल तभी जो जनसंख्या है वो बनी या जीवित रह पाएगी, अदरवाइज नहीं। चौथा था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाइज टू एग्रीकल्चर। उनके सिद्धांत के अनुसार जो कृषि है एक समय के बाद उसके उत्पादन में गिरावट आती जाती है। यानी वो मानते थे कि डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब है समय के साथ साधनों में जो है कि जो क्षमता है उत्पादन, कृषि में जो काम करने वाले लोग हैं या जो जमीन की उपजाऊता है, समय के साथ क्या होती है उसमें गिरावट आने लगती है, कमी आने लगती है। The supply of food grains cannot increase indefinitely at the same rate of the population growth due to the limitation of agricultural productivity. उनका मानना था कि जो भोजन की आपूर्ति है, यहाँ पे जो शब्द है सप्लाई, उसे आपूर्ति कहते हैं। यह कहें कि भोजन की जो उपलब्धता है, ठीक है, वो एक सीमा के बाद जाके बढ़ नहीं पाएगी क्योंकि प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता की एक सीमा निश्चित है। जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उस प्रकार से जो अनाज पैदा है उतना नहीं हो पाएगा और ये एक बड़ा समस्या की स्थिति बनेगी, विस्फोटक स्थिति बनेगी। इसके बाद आते हैं मेन प्रोपोजिशंस ऑफ द मॉल्टेनियस थ्योरी। उन्होंने क्या क्या चीजें मानी, प्रोपोजिशन यानी किन चीजों को देखा। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी ये भी अवधारणाओं का एक हिस्सा था। वो मानते थे कि एक रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कि किस दर से जनसंख्या बढ़ रही है। वो मानते थे हर 25 साल में जनसंख्या में एक वृद्धि होती है। ये कहें कि उनके समय वो मानते थे कि हर 25 साल में जो जनसंख्या है किसी अर्थव्यवस्था में दोगुनी हो जाती है। कैसे, उसको डिस्कस करते हैं। Malthus argued that the population is left unchecked, increase the geometrical progressions 1 to 4, 8, 16, 32 etc. यह क्या 2 की पावर पे 2 raised to the power 0 is 1, 2 raised to the power 1 is 2, 2 raised to the power 2 is 4, ठीक है, और 2 raised to the power 3 is 8, 2 raised to the power 4 is 16। तो ये कह रहे हैं कि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा था, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बन रहा था। तो वो किस तरीके से बना था कि माल्टस ने कहा कि अगर जनसंख्या पे ध्यान ना दिया गया, उपाय ना किए जाएं, तो जनसंख्या जो है एक ज्यामितिक प्रोग्रेशन में चलती है। इसका मतलब ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को फॉलो करती है, यानी n स्क्वायर फॉर्म में चलती है। अगर पॉपुलेशन हमारी n है तो n का स्क्वायर फॉर्मेट लगेगा और वो इस तरीके से 1 2 4 16 32 के फॉर्मेट में बढ़ती चली जाएगी। जबकि रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड सप्लाई, उनका मानना था कि जो भोजन की उपलब्धता है या प्रोडक्टिविटी जो है एग्रीकल्चरल की, वो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में चलती है, एपी की फॉर्म में चलती है। क्लास 10 में आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन 1 2 4 5 6 इस फॉर्म में चलती है। यानी जो कृषि की उत्पादकता है, फर्टिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, यील्ड है, वो 1 2 3 4 5 6 के फॉर्मेट में बढ़ता है, एपी में बढ़ता है, ठीक है, समानांतर माध्य के फॉर्मेट में बढ़ता है। लेकिन अगर हम बात करें पॉपुलेशन है तो उनका मानना था कि पॉपुलेशन जो है एक गुणोत्तर माध्य में बढ़ती है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन फॉर्मेट में बढ़ता है, जो कि 1 2 4 16 32 के फॉर्मेट में बढ़ता है। तीसरा वो मानते थे कि पॉपुलेशन जो है डबल्स एवरी 25 ईयर। और इस सिद्धांत के हिसाब से देखें, अगर ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन के हिसाब से देखें तो उनका मानना था कि हर 25 साल में किसी भी जो इकोनॉमी है उसकी जनसंख्या दोगुनी हो जाती थी। Based on his observation, Malthus estimated that the population has tendency to double every 25 years due to the high fertility rates. उनका मानना था, उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पर जो भी उन्होंने कैलकुलेशंस करी थी उस समय, उसके आधार पर माल्टस ने ये
कैलकुलेशन निकाली कि लगभग हर 25 साल में हाई फर्टिलिटी रेट की वजह से किसी भी देश में जो है जो जनसंख्या है वो दोगुनी हो जाती है। हाई फर्टिलिटी का मतलब है प्रजनन दर, ठीक है। अगला है एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर। वो उनके सिद्धांतों में ये भी झलक मिलती थी कि भाई डिमिनिशिंग रिटर्न्स और एग्रीकल्चर, कृषि से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स लेता है, समय के साथ जो उपज है उसमें गिरावट आनी शुरू होती है। एज पॉपुलेशन इंक्रीजेज लैंड प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज बिकॉज ऑफ द डिक्लाइनिंग एफिशिएंसी ऑफ एडिशनल लेबर एंड रिसोर्स अप्लाइड टू द एग्रीकल्चर। उन्होंने ये भी माना था कि अगर पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जाएगी तो जो जमीन की उपजाऊता है वो कम होती जाएगी, क्योंकि जो एडिशनल लेबर है उसकी एफिशिएंसी या क्षमताओं का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाएगा। लेबर के लिए उतना काम ही नहीं होगा, जमीन तो एक फिक्स साइज में और लेबर लगातार बढ़ रही है, तो जो लैंड और लेबर का रेशियो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। नतीजा क्या होगा कि अगर लेबर है उसका पूरा यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा तो डेफिनेटली समय के साथ क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो है उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी एक्सपेक्टेड है। अगला था इम्बैलेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड फूड सप्लाई। और जनसंख्या की जो वृद्धि दर है और जो भोजन की आपूर्ति है इसके बीच में क्या होगा, इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। नियंत्रण नहीं बना रहेगा, अनियंत्रण शुरू हो जाएगा। Since population grows at a much faster rate than the food supply, there arises an imbalance leading to the overpopulation and scarcity of resources. अगर population growth बहुत तेजी से बढ़ता गया, अगर जनसंख्या वृद्धि तेजी से बढ़ती जाएगी और जो फूड सप्लाई है वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, ये कहें कि वो नियमित रहेगी, तो होता क्या है कि एक इम्बैलेंस की स्थिति बन जाएगी, किसमें, पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई के बीच में। नतीजा क्या होगा कि ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा वर्ल्ड, जो अर्थव्यवस्था है या जो वर्ल्ड है वो बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी वहाँ पे और रिसोर्सेज का अभाव होने लगेगा, स्कैरसिटी आ जाएगी, कमी आने लगेगी संसाधनों में। जो जरूरी संसाधन है उस पॉपुलेशन को इस्तेमाल के लिए उतने उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। रेमेडीज टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। उन्होंने इसके लिए क्या उपचार या उपाय सुझाए? माल्टस ने अपने पॉपुलेशन ग्रोथ थ्योरी में कुछ उपचार दिखाए जिससे पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। उन्होंने कहा माल्टस प्रपोज 2 टाइप्स ऑफ चेक्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड करेक्ट द इम्बैलेंस। यानी इस पॉपुलेशन ग्रोथ और फूड सप्लाई की कमी के बीच में जो भारी अंतर पैदा हो गया था, अनुपात बिगड़ गया था, उसको बैलेंस करने के लिए उन्होंने 2 उपाय। एक तो था नेचुरल पॉजिटिव चेक्स, एक तो वो कारण थे जो प्राकृतिक तौर पे ही होते हैं, और सकारात्मक चेक्स कि मतलब ऐसा होता ही है, अगर ऐसा होता। उन्होंने कहा नेचुरल कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू क्लैमिटीज सच एज। उन्होंने कहा था कुछ प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जनसंख्याओं को कम करने की वजह बन जाते हैं, जैसे फेमिनाइज, सूखा पड़ गया, एपिडेमिक्स, महामारी आ गई, वार्स, युद्ध हो गए, या फ्लड, बाढ़ आ गए, अर्थक्वेक्स, भूकंप आ गया, ड्रॉट, सूखा पड़ गया। तो इनकी वजह से क्या हो पाता है, तो ये कुछ ऐसे प्राकृतिक कारण है, प्राकृतिक आपदाएं हैं जो जनसंख्या को कम कर देती हैं। लोग मर जाते हैं, भूख की कमी, रिसोर्सेज की कमी, इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों का मृत्यु दर बढ़ जाती है और नतीजा क्या होता है, जनसंख्या खुद ब खुद कंट्रोल होने लगती है। These disasters reduce population and help restore the balance between the food supply and population. ये जो आपदाएं हैं जनसंख्या को कम कर देती हैं और नतीजा वो एक बैलेंस बना पाती है, जो बैलेंस है फूड सप्लाई और पॉपुलेशन में, जनसंख्या और खाद्य आपूर्ति के बीच में एक समानता पैदा कर देती है। दूसरा था प्रिवेंटिव चेक्स। हम कुछ जो और उपचार हैं जो अपने आप पे कर सकते थे, उनमें था कि माल्टस सजेस्टेड दैट ह्यूमन सोसाइटी शुड अडॉप्ट प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ इंक्लूडिंग। माल्टस ने उस समय कुछ तार्किक सुझाव दिए कि जो लोग अपना सकते हैं जिनसे पॉपुलेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगी, जिसमें पहला था सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, रिमेनिंग अनमैरिड, के अविवाहित रह के आप जनसंख्या को रोक सकते हैं। डिलेड मैरिजेस, उम्र को, जो शादी की या विवाह की जो उम्र है उसको देर करके, ताकि जितनी बड़ी उम्र में, जैसे पहले 18 साल में भारत सरकार ने भी बनाया था नियम, अब उसे बढ़ा के 21 कर दिया। ये जो मेथड है माल्टस का, हुआ क्या कि 21 में अगर शादी होगी तो प्रोडक्टिविटी डेफिनेटली और देर से होगी, 22-23 में बच्चा जन्मेगा।
अगर 18 में हुई तो क्या होगा, 19-20 में एक बच्चा जन्मेगा। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन में डिलेड करके जनसंख्या को रोका जा सकता है। मोरल रेस्ट्रेंट्स, सेक्सुअल नैतिकता को पालन करके, सेक्सुअल एब्सेंटीज बिफोर द मैरिज, यानी अगर विवाह उत्तरोत्तर यानी विवाह से पहले किसी भी तरीके से अगर लोग रोक लगाएं और सेक्स ना करें, हमारे यहाँ भी अपराध माना जाता है 18 साल से पहले पे, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अगर विवाह से पहले लोगों को संभोग करने से रोका जाए या लोग खुद को संभोग करने से रोके तो जो है जनसंख्या की वृद्धि में कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और फैमिली प्लानिंग और पारिवारिक योजना बना के, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स उस समय नहीं थे, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे मेथड्स आएंगे, तो इसलिए उन्होंने फैमिली बनाएंगे कि पारिवारिक योजना बनाए तो ज़रूर जो है ये मेथड थे प्रिवेंटिव चेक्स जिसके जरिए भी पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल किया जाता है। These measures according to Malthus would help limit population growth without the suffering caused by natural calamities. ये ऐसे उपाय हैं माल्टस के अनुसार जो मदद कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि को कंट्रोल करने में, नियंत्रित करने में, और जो प्राकृतिक आपदा से होने वाली जो तकलीफें हैं वो भी बहुत नहीं होंगी अगर इन मेथड्स को अपनाया गया। डायग्रामेटिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द माल्थुसियस थ्योरी, माल्टस की जो थ्योरी है पॉपुलेशन की उसको अब हम एक ग्राफ के जरिए देखते हैं। अगर देखा जाए तो देखिए पॉपुलेशन है ब्लू लाइन और ब्लैक लाइन है हमारे रिसोर्सेज, या कहें कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर। उन्होंने माना था कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वे में चलती है, ठीक है, और जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वे में चलती है पॉपुलेशन, ठीक है, यानी गुणोत्तर रूप में चलती है, तेजी से बढ़ती है पॉपुलेशन। तो ध्यान से देखिए प्रोस्पेरिटी कब तक रहती है, माल्टस बेस्ड थ्योरी। अगर देखा जाए कि जब तक रिसोर्सेज ज़्यादा हैं पॉपुलेशन के कंपैरेटिवली, ठीक है, वो मानते थे कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरिटी की सिचुएशन होती है व्हेन देयर इज इनफ रिसोर्सेज। पॉइंट ऑफ क्राइसिस, ये एक बैलेंस की कंडीशन है। पॉइंट ऑफ क्राइसिस जो उन्होंने कहा समस्या का सिचुएशन जहाँ पे पॉपुलेशन और जो रिसोर्स है वो इक्विवेलेंट हो जाते हैं, बैलेंस है, ये स्थिति बेहतर है। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि रिसोर्सेज उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रही, पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रही है, रिसोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है, यानी जो फूड सप्लाई है कंपैरेटिवली कम है पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के मुकाबले में, यही कहें पॉपुलेशन की डिमांड के मुकाबले में। तो नतीजा क्या होगा, पॉइंट ऑफ क्राइसिस शुरू हो जाएगा, जो जनसंख्या का घनत्व बढ़ गया और फूड सप्लाई कम हो गई, तो प्रॉब्लम है। तो इसी को उसमें दिखाया गया। देखिए पढ़ के, माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन क्या थी जरा देखें। पॉपुलेशन ग्रोज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन 1 to 4 16 1832। हमने पढ़ा था कि माल्थुसियन थ्योरी के अनुसार पॉपुलेशन की एक गुणोत्तर श्रेणी में ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन वे में पॉपुलेशन बढ़ती है, और जबकि वो मानते थे कि जो फूड सप्लाई ग्रोथ होती है वो अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन में है, एक समांतर श्रेणी के तरीके से बढ़ती है, 1 2 3 4 5 के फॉर्म में। इम्बैलेंस बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई, वो इम्बैलेंस कैसा है, ये वाली स्थिति है, ठीक है। करेक्शन मैकेनिज्म, उन्होंने जब ये ग्राफ दिखाया तो उन्होंने कहा इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि करेक्शन मैकेनिज्म में उन्होंने बताया था कि भाई या तो कुछ पॉजिटिव चेक्स हो सकते हैं जैसे नेचुरल डिजास्टर्स हो सकते हैं जिनमें था कि कोई माइजरी हो, कोई आपदा आ गई, कोई डिसीज, कोई बड़ी बीमारी आ गई, महामारी आ गई, युद्ध हो गया, भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, बाढ़ आ गई, ऐसी समस्याएं पॉपुलेशन को कम करती है। और प्रिवेंटिव चेक्स था जिसमें था ब्रह्मचर्य को बना के, अगर शादी की उम्र को थोड़ा बढ़ा के, या मोरल रेस्ट्रेंस या लोग नैतिकता अपनाएं और शादी से पहले संभोग वगैरह ना करें, तो इस स्थिति में क्या होगा कि एक बैलेंस स्थिति बनी रहेगी, पॉपुलेशन बहुत तेजी से नहीं बढ़ेगा। और इस ग्राफ को उन्होंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। जनसंख्या जब तक कम है और रिसोर्सेज ज़्यादा है तब तक प्रॉस्पेरिटी है। जहाँ पे जनसंख्या और पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम में आ गए, यहाँ पे रिसोर्सेज भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे, प्रोडक्टिविटी भी मैक्सिमम होगी और पॉपुलेशन सेटिस्फैक्शन भी बहुत अच्छे से होगा, हैप्पी और जॉयफुल होगा, यानी इकोनॉमिक गेन होगा ही होगा। बट लेकिन इसके बाद की जो स्थिति, जब पॉपुलेशन बढ़ी और रिसोर्सेज कंपैरेटिवली कम हुई तो क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी।
अब आते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ माल्थुसियन थ्योरी। आलोचनाएं क्या थी, भाई सीधी बात है, कमियां क्या थी, वो कौन सी वजह थी कि माल्थुसियन थ्योरी में कमियां नजर आई लोगों को, या क्या आलोचनाएं थी, इनके खिलाफ क्या हुआ। आप लोग ट्रोलिंग करते हैं ना, जब आपको कोई बात पसंद नहीं आती सोशल मीडिया पे, कुछ ऐसा ही, तो उनको कौन कौन सी कमियां थी जो लोगों ने पाई जिस पे उन्होंने पॉइंट रेज किया इस थ्योरी में। पहला था अनरियलिस्टिक एजम्पशन। लोगों ने माना कि अवास्तविक अवधारणाएं हैं इस सिद्धांत को बनाने में जो अपनाई गई है माल्थस के द्वारा। पहले जैसे माल्थस assumed that the sexual desire remains constant leading to continuous population growth। माल्थस का ये मत था कि लोगों के अंदर संभोग की भावना प्राकृतिक है और ये अनियमित होती है, जब तक मानव रहता है तब तक वो संभोग की भावना में बना रहता है। लेकिन सच्चाई क्या है, लेकिन जो क्रिटिसाइजर्स थे उन्होंने माना कि however improvement in living standard and availability of entertainment reduces this desires। जबकि जो वर्तमान में या कि जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट हैं उनका मानना है कि लोगों के अंदर अगर एक अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड आ जाए और एंटरटेनमेंट के और भी मेथड्स अवेलेबल हों तो लोगों में सेक्स की जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, ये कहेंगे सेक्सुअल डिजायर्स रिड्यूस हो जाते हैं अगर उन्हें अदर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट भी मिल जाए और साथ ही साथ उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंप्रूव हो जाए। तो रहन सहन का तरीका। दूसरा था चाइल्ड बेयरिंग इज नॉट सोलोली लिंक्ड टू द सेक्सुअल डिजायर, इकोनॉमिक एंड सोशल फैक्टर इन्फ्लुएंस डिसीजंस ऑन द हैविंग चिल्ड्रन। ठीक है, माल्थस मानते थे कि चाइल्ड बेयरिंग के लिए सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल सोर्स है सेक्सुअल डिजायर, जबकि वास्तविकता में चाइल्ड बेयरिंग केवल सेक्सुअल डिजायर पे निर्भर नहीं है बल्कि आर्थिक और सामाजिक कारण भी काफी हद तक बच्चों के होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इन एग्रीकल्चर व्हेन माल्थस बिलीव्ड इन इज इनवैलिड टुडे ड्यू टू द साइंटिफिक एडवांसमेंट ऑफ फार्मिंग। इसके अलावा वो मानते थे कि जो पॉपुलेशन बढ़ने के साथ जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लेबर का यूटिलाइजेशन कम होता है। आज के समय में जिस तरीके से एडवांसमेंट आई, हाई यील्डिंग सीड्स आ गए, HY सीड्स आ गए, साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग आ गई, नतीजा क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी तेजी से बढ़ रही है। इसका मतलब है जो मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर हैं उसकी वजह से क्या हुआ कि जो माल्थस की ये थ्योरी है वो भी फेल हो गई, क्योंकि उन्होंने इसमें एनहांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी मेथड्स को जगह नहीं दी थी। का मतलब है समय के साथ कृषि के तरीकों में जो सुधार आएगा उनकी परिभाषा में इसकी संभावना को नकारा गया था, अनदेखा किया गया था। जबकि सच्चाई है कि आज के समय में उन्नत बीज और उन्नत तरीके से जो खेती बाड़ी है उससे उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ी है। दूसरा था फ्लॉड मैथमेटिकल फार्मूला। उन्होंने जो मैथमेटिकल फार्मूला ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का लगाया था कि एग्रीकल्चर जो प्रोग्रेशन है वो अर्थमेटिक वे में जाती है और ज्योमेट्रिक वे में पॉपुलेशन बढ़ती है, ये भी सही नहीं था। इसको भी क्रिटिसाइज किया गया जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे उनके द्वारा। Malthus claimed that the productivity grows geometrically while food supply grows arithmetically is incorrect। जो उनका जो ये मत था ये एप्लीकेबल सभी प्रकार की इकोनॉमी में बिल्कुल भी नहीं था। The growth of population and food supply cannot be strictly defined in mathematical terms as they depend on the various economic, technological and social factors। किसी भी उसकी आलोचना क्रिटिसिज्म क्या था, उन्होंने कहा माल्थस तो ये मानते थे पॉपुलेशन जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, जबकि सच्चाई है कि दोनों ही चीज़ मैथमेटिकली फॉर्मुलेट होना संभव नहीं है। यानी पॉपुलेशन ग्रोथ और एग्रीकल्चर जो ग्रोथ है वो बिल्कुल भी मैथमेटिकली फॉर्मुलेट होना संभव नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही फैक्टर इस बात पे भी निर्भर करते हैं कि आर्थिक स्थिति कैसी है, तकनीकी विकास कैसा है और कई सामाजिक कारण भी हैं जो पॉपुलेशन और एग्रीकल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं या इसी तरीके के डिटरमिनेंट है, फर्क डालते हैं। पॉजिटिव चेक्स आर ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, इसके अलावा पॉजिटिव चेक्स आर ड्यू टू द ओवर पॉपुलेशन। माल्थस मानते थे कि कोई भी जो पॉजिटिव चेक्स है, इसका मतलब प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे वो महामारी है, चाहे सूखा है, चाहे बाढ़ है, चाहे कटान है, चाहे भूकंप है, वो मानते थे कि अगर किसी देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी अर्थव्यवस्था में बड़ी पॉपुलेशन है, ओवर पॉपुलेशन है, तो ये सारे का ओवर पॉपुलेशन की वजह से इस तरीके की महामारियाँ या पॉजिटिव चेक्स होते हैं।
जबकि सच्चाई है, देखिए Malthus believed that natural calamities like flood, famines and diseases were due to the overpopulation. However, these disasters occur even the sparsely populated countries like France and Japan. लेकिन उनकी ये जो मान्यता थी वो वहीं पे गलत साबित हो जाती थी, उनकी जो ये अवधारणा थी वो तुरंत ही गलत साबित हो जाती थी, क्योंकि कुछ देश थे जैसे फ्रांस और जापान जो थे वो उनकी जो पॉपुलेशन थी बहुत ही कम थी, बावजूद इसके वहाँ पे भी महामारियाँ, सूखा, बाढ़ इत्यादि घटनाएं हो रही थी। तो ये बात कहती हैं कि ये जो अवधारणा है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। अगला था नॉट एवरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज हार्मफुल। ये मानना था उनका कि जनसंख्या अगर बढ़ रही है तो वो किसी भी तरीके से नुकसानदायक नहीं है। ये कहें कि उनका मानना तो था ये प्रॉस्पेरिटी और ग्रोथ को रिप्रेजेंट करती है, पर ऐसा है नहीं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी सेज दैट द सम इंक्रीज इन पॉपुलेशन कैन बी बेनिफिशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो, जो ऑप्टिमम समतुल्य जो सिद्धांत है जनसंख्या का, वो ये बताता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो है अर्थव्यवस्था के लिए बेनिफिशियल है। करंट में बात करें हम, ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन इंक्रीज पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक आउटपुट इफ रिसोर्सेज आर मैनेज वेल। देखो, बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो पर कैपिटा प्रति व्यक्ति आय को भी बढ़ाती है और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था उसको और समर्थ करती है, जो अर्थव्यवस्था है उसे और मजबूत बनाती है अगर संसाधनों का सदुपयोग क्या हो या सही प्रयोग किया जाए। ठीक है, तो जो उनका ये सिद्धांत था कि पॉपुलेशन वृद्धि नुकसानदायी है, माल्टस मानते थे कि नुकसानदायी है जनसंख्या वृद्धि। वो ऐसा नहीं है, अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं और उसका सही प्रॉपर यूज हो रहा है तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी आएगा। वीक रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड फूड सप्लाई। उन्होंने जो फूड सप्लाई है यानी भोजन की आपूर्ति और जो जनसंख्या वृद्धि है उसके बीच में बहुत कमजोर संबंध दिखाया था, पर ऐसा है नहीं। माल्टस assumed that the population growth directly impacts the food supply. माल्टस का मानना था कि जो पॉपुलेशन की वृद्धि है वो सीधे तौर पे असर डालती है भोजन की आपूर्ति पे। बट अ नेशंस वेल्थ ऑल्सो डिटरमाइन इट्स एबिलिटी टू फीड इट्स पीपल। लेकिन कभी कभी एक जो राष्ट्र है उसकी जो संपत्ति है, वैभव है, वो क्षमता भी उसके जो लोगों की ज़रूरतें हैं, पूरी जो एबिलिटी है लोगों को भोजन कराने की जो क्षमता है उसको पूरा करने में सक्षम होती है। एक एग्जांपल भी दिया कि देखिए ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन इंपोर्ट्स फूड फ्रॉम द कंट्रीज लाइक हॉलैंड, डेनमार्क एंड बेल्जियम एंड अर्जेंटीना इन एक्सचेंज ऑफ इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। जैसे ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन उस समय जो अपने लिए भोजन की आपूर्ति करवाता था अपने लोगों के लिए, वो भोजन की जो आपूर्ति है हॉलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम और अर्जेंटीना जैसे देशों से कराता था, उसके बदले में वो अपने औद्योगिक उत्पाद देता था, उत्पादन देता था। यानी वो एग्रीकल्चर तो वहाँ ज़्यादा नहीं था, पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी के दम पर, अपनी वेल्थ के दम पर वो अपने लोगों के लिए जरूरी जो भोजन है उसकी आपूर्ति कर लेता था, यानी फूड सप्लाई अरेंज कर लेता था। तो इस तरीके से जो ये एजम्पशन था वो बहुत वीक उनका पड़ गया। अगला था मॉडर्न ब्रिटिश कंट्रोल मेथड्स ओवरलुक्ड। उन्होंने जो थे उसको काफ़ी एडवोकेट किया। कह रहे माल्टस एडवोकेटेड moral restraint, celibacy, late marriages, etc. to control the population, but failed to predict the invention of modern contraceptives. देखो, जहाँ पे जो मेथड है, माल्टस ने जो नैतिक रोक लगाने की अपनी तरफ से कोशिश करी कि लोग अगर ब्रह्मचर्य का पालन करें या बड़ी उम्र में ज़्यादा शादी करें या फिर सेक्स बिफोर मैरिजेस ना करें, तो इनसे क्या होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ में कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। लेकिन उनके इस सिद्धांत में जो आज के जो आधुनिक कॉन्ट्रासेप्टिव हैं, जो मेथड्स हैं जिससे प्रजनन को रोका जा सकता है, कॉन्डम्स आ गए और ऐसे क्या नाम है, ऑपरेशंस होने लगे, नसबंदी, ठीक है, ये हो गए कई सारे मेथड जो मॉडर्न आए आज के। अब ये तो इंजेक्शंस भी हैं, ठीक है, और कई सारे ऐसे मेथड्स हैं जिसके द्वारा प्रजनन को कंट्रोल किया जा सकता है। इसको उन्होंने पूरी तरीके से नेगलेक्ट किया, उन्होंने इस पे ख्याल नहीं दिया कि समय के बदलाव के साथ मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का इजाद होगा और पॉपुलेशन को नियंत्रित किया जा सकेगा। टुडे कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स इफेक्टिवली कंट्रोल द पॉपुलेशन। देखिए, आज के समय में जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स या फैमिली प्लानिंग है, दवाइयाँ और पारिवारिक योजनाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छे तरीके से जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रित करते हैं। इग्नोर द पॉजिटिव रोल ऑफ पॉपुलेशन।
जो माल्टस की थ्योरी थी उसमें जनसंख्या के जो सकारात्मक प्रभाव था उसको पूरी तरह से अनदेखा किया गया। माल्टस कंसिडर्ड ईच न्यू बॉर्न एज अ बर्डन टू सोसाइटी। माल्टस ने माना कि जब भी कोई एक बच्चा जन्मता है वो समाज पे अपना बोझ होता है, सीधी बात है, उसे खाने की जरूरत है। कैनन आर्ग्यूड, इसमें जो इकोनॉमिस्ट थे कैनन, उन्होंने अपना एक तर्क दिया था कि अ बेबी बॉर्न इज नॉट जस्ट विद कम विद अ माउथ टू फीड बट आल्सो विद हैंड्स टू वर्क। इस पे कैनन जो थे उन्होंने अपना एक तर्क दिया था कि एक बच्चा जब जन्मता है तो सिर्फ मुंह के साथ नहीं जन्मता कि उसे खाना खाना है, वो अपने दो हाथों के साथ जन्मता है कि वो काम भी करेगा। इस तरीके से वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने के लिए भी जन्म लेता है, तो वो प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा, यानी पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगी तो वो हायर प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जरूरी है। इसका मतलब है अगर जनसंख्या बढ़ती है तो कैनन का जो आर्ग्यूमेंट था जिसकी वजह से उन्होंने क्रिटिसिज्म किया माल्टस की थ्योरी का, वो यही था कि भाई जहां भी एक बच्चा जन्मता है वो अपने साथ चांसेस लाता है इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के, क्योंकि वो रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकता है। स्टैटिक अप्रोच, माल्टस assumed नेचुरल रिसोर्स आर फिक्स विच आर नॉट ट्रू। माल्टस ने बोला था कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वो सीमित हैं, और ये बात सच नहीं, सच नहीं का मतलब ये नहीं कि सीमित है, मतलब ये है कि उसकी फर्टिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। नए जो मेथड्स हैं एग्रीकल्चरल के, उसकी वजह से क्या है कि प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद बढ़ जाती है। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैव इंक्रीज्ड द अवेलेबिलिटी ऑफ एफिशिएंसी ऑफ लैंड। तो सोचिए भाई जिस हिसाब से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास हुआ उसने क्या किया, जो लैंड था जिसमें हम प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं, ये कृषि योग्य जमीन, फार्मिंग लैंड की बात करें तो वो बढ़ गई। ऐसी जमीनें जो कृषि योग्य नहीं थी उनको भी अब नए साइंटिफिक मेथड और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उपजाऊ बना दिया गया या उपयोगी बना दिया गया कि हाँ उसमें भी खेती बाड़ी की जा सकती है। एग्जाम्पल है जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन इंक्रीज फूड प्रोडक्शन थ्रू द इम्प्रूव्ड सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन मेथड्स। जैसे भारत में हरित क्रांति आई थी जिससे क्या हुआ, उत्पादन क्षमता बढ़ गई अचानक ही भारत देश में, ठीक है। यहाँ पे सिंचाई के नए मेथड डेवलप किए गए, नहरें बनाई गई उस समय, ठीक है, और नए हाई यील्डिंग सीड थे, यानी ज़्यादा उत्पादन वाले बीजों को बनाया गया, और फर्टिलाइजर्स के इस्तेमाल से क्या हुआ कि जो फूड प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज हुई थी। माल्टस प्रेडिक्शंस डिड नॉट कम ट्रू। देखिए कुल मिला के जो आकलन थे, जो उनका अंदाजा था वो सही साबित नहीं हुआ, जो भविष्यवाणी थी। माल्टस प्रेडिक्टेड वाइड स्प्रेड पॉवर्टी एंड फेमिनाइन ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ। माल्टस मानते थे कि गरीबी और सूखा पड़ने वाला है, भूखमरी आने वाली है जनसंख्या की वृद्धि से। However, many countries have seen population growth along with the economic development। लेकिन सच्चाई है कि कई देश ऐसे थे, चाइना देख लीजिए पड़ोस में, पॉपुलेशन तेजी से बढ़ा लेकिन उनकी आर्थिक वृद्धि भी उतनी ही तेजी से बढ़ी। तो कई ऐसे इकोनॉमीज हैं, कई ऐसी कंट्री और नेशंस हैं जो अर्थव्यवस्था विकास भी हो और जनसंख्या वृद्धि भी वहां पे हुई उस दौरान भी। एग्जाम्पल है फ्रांस में, बोला इन्होंने, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वाज स्लो एंड अदर नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। एक एग्जांपल देखिए फ्रांस में जहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत धीमा है, एंड इन अदर नेशंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट बैलेंस, ठीक है। जो मैंने चाइना का दिया वो ज़्यादा फिट बैठता है। आते हैं इंडक्टिव मेथड्स इज नॉट यूनिवर्सल। जो उनके मेथड है इंडक्टिव मेथड वो यूनिवर्सल नहीं है। माल्टस फॉर्मेलिटी यानी सार्वत्रिक नहीं है, सभी जगह पे एक समान हो। इंडक्टिव मेथड का मतलब है कि उन्होंने यूरोप की स्थिति को देख के एक डेफिनेशन दी जो पूरी दुनिया में एक तरीके से लागू नहीं होती, यानी सार्वभौमिक नहीं है। Malthus formulated his theory based on limited data from a few European countries। माल्टस ने जो अपनी पॉपुलेशन थ्योरी दी इकोनॉमिक्स के लिए वो सीमित डेटा था उनके पास जो कि यूरोपीय देशों से ले गया था। इनकी जो थ्योरी थी वो यूनिवर्सली सार्वभौमिक नहीं थी, सभी देशों में तो एप्लीकेबल नहीं हो पाती थी। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशन, क्योंकि अलग अलग देशों की अलग अलग आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियां हैं, और इस वजह से क्या होता था कि वो सारी चीजें एप्लीकेबल नहीं हो पाती थी जो उनकी थ्योरी में लिखी हुई है। आते हैं ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन की बात करते हैं कि अधिकतम जो है या उच्चतम जनसंख्या का सिद्धांत क्या है। माल्टस से निकल चुके हैं हम।
द ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। ऑप्टिमम थ्योरी जो है वो एक्चुअली में माल्थस थ्योरी को ही और बेहतर रूप से बनाया गया सिद्धांत है। The theory takes into account that the economic aspects related to the population and economic conditions and aims to establish desirable norms regarding to the population size। ये परिभाषा जब बनाएगी या ये कहें कि ये जो प्रिंसिपल बनाया गया, इसका मेन उद्देश्य ये था कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि और जनसंख्या की वृद्धि में एक आनुपातिक संबंध बनाया जा सके, समतुल्य संबंध बनाया जा सके कि समतुल्यता के सिद्धांत को अगर हम पालन करें तो अब कितना पॉपुलेशन साइज हो तो कितना इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, उसके संबंध में बनाया गया था। यानी माल्थस के पॉपुलेशन थ्योरी को थोड़ा और इम्प्रूव वर्जन किया गया इस सिद्धांत के अनुसार। ऑप्टिमम पॉपुलेशन रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द पॉपुलेशन इज नाइदर टू लार्ज और टू स्मॉल बट इट इज अ लेवल दैट अलाउज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन। देखो, जो ऑप्टिमम समतुल्यता का जो जनसंख्या का सिद्धांत है, यानी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन एक ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है, समतुल्य जनसंख्या एक ऐसी परिस्थिति को कहा जाता है जहाँ पे जनसंख्या ना तो बहुत ज्यादा है और ना ही बहुत कम, बल्कि ये एक ऐसे लेवल पे एक ऐसे स्तर पे है जहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं नेशन के पास वो पूरी तरीके से उनका प्रयोग कर पा रहे हैं और इस तरीके से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी जो है वो बहुत ज्यादा हो पा रही है, या कहें कि अधिकतम उत्पादन प्राप्त कर पा रहे। रिसोर्सेज के इस्तेमाल से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ज्यादा सस्टेनेबल हो गया है। Professor Edward West and Henry Sidgwick contributed to the early ideas of the theory, but Professor Edwin Cannon formally introduced the concept of optimum population in 1921। ये जो सिद्धांत है ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, जो सिद्धांत है थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन जो है, इसके कह रहे हैं कि प्रोफेसर एडवर्ड वेस्ट और हेनरी साइडविक जो थे उन्होंने इस सिद्धांत को दिया, लेकिन प्रोफेसर एडविन कैनन जो थे उन्होंने औपचारिक रूप में, या ये कहें कि इस सिद्धांत को किसका सिद्धांत माना जाएगा, प्रोफेसर एडविन कैनन का प्रिंसिपल माना जाएगा, क्योंकि औपचारिक तौर पे 1924 में उन्होंने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का सिद्धांत दिया। द आइडिया वॉज लेटर पॉपुलराइज्ड बाय रॉबिन्स, डाल्टन्स एंड कार्ल सॉन्डर्स। ठीक है, इसके बाद जो उनके विचार थे एडविन कैनन के, जो 1924 में उन्होंने ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन का सिद्धांत दिया, इस विचार को ही लेके जो रॉबिन्स इकोनॉमिक्स है बड़े, ठीक है, रॉबिन्स, डाल्टन और कार्ल सॉन्डर्स वगैरह ने अपनी परिभाषाओं को लिखा, यानी उन्होंने भी इस सिद्धांत को स्वीकृति दी। आते हैं ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मीनिंग क्या है, उसकी क्या परिभाषा है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन इतनी देर हो गई, एक लाइक कर दीजिए, एक अच्छी सी पॉजिटिव कमेंट, और अगर कोई क्वेरी है, कोई ऐसा पार्ट है वीडियो को जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, उसे भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, लेकिन कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, कर दो यार, फायदा हो जाएगा हमारा थोड़ा सा। चलो पढ़ते हैं। ऑप्टिमम पॉपुलेशन रेफर्स टू दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन एट विच पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट। देखो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन जो है उस जनसंख्या के स्तर को कहा जाता है, उस जनसंख्या को कहा जाता है जहाँ पे प्रति व्यक्ति आय जो है अधिकतम होती है, यानी सबसे ज्यादा स्तर पे होती है, यानी प्रति व्यक्ति आय सबसे ज्यादा स्तर पे होनी चाहिए। दोबारा से देखो, ऑप्टिमम पॉपुलेशन उस लेवल ऑफ पॉपुलेशन को कहा जाता है जहाँ पे पर पर्सन इनकम जो है वो मैक्सिमम है। Any increase and decrease beyond this level results in a reduction in per capita income। इसका मतलब है ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये भी है कि अगर उस लेवल ऑफ पॉपुलेशन में कमी आती है तब भी, और उस लेवल ऑफ पॉपुलेशन में अगर वृद्धि होती है यानी इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है उस लेवल ऑफ पॉपुलेशन से, तो पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय जो है वो कम हो जाएगी दोनों ही स्थितियों में। यानी एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ पॉपुलेशन आ गया, अगर उस पॉपुलेशन से कम हो रही है पॉपुलेशन तो भी पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होगी, और अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो भी पर कैपिटा इनकम रिड्यूस होगी। अब देख लेते हैं कुछ अलग अलग जो इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने परिभाषा दी या सपोर्ट किया ऑप्टिमम पॉपुलेशन के सिद्धांत को, थ्योरी को। उनमें है पहले जे.आर. हिक्स की बात करते हैं। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट लेवल ऑफ पॉपुलेशन विच वुड मेक आउटपुट पर हेड मैक्सिमम।
उन्होंने कहा कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन के उस स्तर या लेवल को कहा जाता है जिससे प्रति व्यक्ति जो आउटपुट है, जो उत्पादकता है वो अधिकतम हो जाती है, आउटपुट मैक्सिमम हो जाता है। जबकि डाल्टन ने कहा ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव्स द मैक्सिमम इनकम पर हेड। जबकि डाल्टन का मानना था कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन का मतलब है वो स्थिति जहाँ पे अधिकतम आउटपुट आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है प्रति व्यक्ति पे, यानी जो आय का जो स्तर है वो सबसे ज़्यादा है उस स्थिति में, उस पॉपुलेशन स्तर पे प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिकतम होनी चाहिए। बोल्डिंग ने कहा कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज द पॉपुलेशन एट विच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज हाईएस्ट। बोल्डिंग ने कहा कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है उसका मतलब होता है कि जहाँ पे लोगों के जीवन स्तर जो है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाईएस्ट है, सबसे मैक्सिमम है, लोग एक बहुत ही अच्छा जीवन व्यतीत कर पा रहे हैं, उस पॉपुलेशन स्तर को हम क्या कहेंगे कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहेंगे। कार्ल सॉन्डर्स ने कहा था ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट पॉपुलेशन विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम इकोनॉमिक वेलफेयर। जबकि कार्ल सॉन्डर्स जो है उन्होंने कहा कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन उस पॉपुलेशन लेवल को कहा जाएगा जहाँ पे अधिकतम सामाजिक भलाई, अधिकतम सामाजिक हित, समाज में ज़्यादा सुख शांति, हार्मोनियस रिलेशनशिप देखने को मिल रही है, हार्मोनियस मूवमेंट मिल रहा है। अब देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, हम डिस्कस करें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि आखिर ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी है क्या। लेकिन उससे पहले समझना है सबसे पहले कि पॉपुलेशन के 3 लेवल को, एक तो अंडर पॉपुलेशन, अल्प जनसंख्या, ऑप्टिमम उपयुक्त जनसंख्या, और ओवर अधिकतम जनसंख्या। उससे और इस चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे, एक शेड्यूल है हमारे सामने बना हुआ, इससे समझने की कोशिश करेंगे कि ऑप्टिमल पॉपुलेशन होता क्या है। हमने कहा सबसे पहले समझते हैं अंडर पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन बहुत कम हो, रिसोर्सेज पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाती, यानी बहुत सारे रिसोर्सेज इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आपके पास उतने लोग ही नहीं हैं कि जो उस रिसोर्स को इस्तेमाल कर सके। नतीजा क्या होगा? लीडिंग टू लोअर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। नतीजा क्या होगा? पर कैपिटा इनकम देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कम हो जाएगी और नेशनल इनकम भी कम हो जाएगी, लोअर नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। दूसरा था ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन का क्या मतलब है? जब पॉपुलेशन उस आदर्श स्तर पे पहुंच जा रही है जहां पे रिसोर्सेज पूरी तरीके से क्या हो जा रहे हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं, और आउटपुट पर कैपिटा इनकम मैक्सिमम हो रही है और पर कैपिटा इनकम बढ़ जा रही है, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ जा रही है और प्रति व्यक्ति उत्पादकता भी बढ़ जा रही है। अगला है ओवर पॉपुलेशन की स्थिति। इफ द पॉपुलेशन एक्सीज द ऑप्टिमम लेवल, अगर ऑप्टिमम लेवल से ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाए तो क्या नतीजा होगा कि टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस बट अ डिमिनिशिंग रेट। तो उत्पादन तक स्तर तो बढ़ेगी लेकिन गिरती हुई दर में, यानी जितने पॉपुलेशन बढ़ी है उसके कंपैरेटिवली जो इंक्रीज इन आउटपुट है वो कमी होगा। ठीक है, लीडिंग टू अ डिक्लाइन इन पर कैपिटा इनकम, यानी प्रति व्यक्ति जो इनकम है उसमें कमी आने लगेगी। देखें कैसे समझते हैं, एक एग्जांपल से देखो, यहाँ पे हमने साइज ऑफ पॉपुलेशन लिया करोड़ों में, पर कैपिटा इनकम को रुपीस में सिचुएशन किया, प्रति व्यक्ति आय क्या है, और सिचुएशन ऑफ पॉपुलेशन हमने एक एज्यूम किया कि जनसंख्या कितनी है तो क्या होगी। अगर मानते हैं कि एक देश की जनसंख्या है 10 करोड़, तो उनसे होने वाली जो आय है वो कितनी है, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति है पर महीना होगी। अभी हमारे देश में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज सप्लाई नहीं हो रही, हम भारत की बात नहीं करें, इसके हिसाब से बात करें, अंडर पॉपुलेशन स्थिति होगी। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन को बढ़ाया, नतीजा क्या हुआ, रिसोर्सेज यूटिलाइज होने शुरू हुई और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय बढ़कर कितनी हो गई, 2000। ठीक है, लेकिन अभी भी स्थिति वो है कि अंडर पॉपुलेशन है। इसका मतलब है कि अभी भी अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर देखें तो ये रहा। अब माना कि 30 करोड़ जनसंख्या है, प्रति व्यक्ति आय आ गई 3000। इस सिचुएशन को ऑप्टिमम पॉपुलेशन कहा गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आय और बढ़ी है और जनसंख्या के एक अच्छा स्तर बन गया है। इसे नेक्स्ट में देखें, अगर इसी सिचुएशन में 40 करोड़ की जनसंख्या है तो पर कैपिटा इनकम बढ़ के 4 करोड़ हो जा रही है, 4000 रुपये हो जा रही है, तो भी एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन की कंडीशन है क्योंकि पर कैपिटा इनकम में वृद्धि हुई है। लेकिन अगर 50 करोड़ है और यहाँ पे गिरावट आई तो देखो आउटपुट तो बढ़ा, आउटपुट तो बढ़ेगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, इससे आता तो 12000 था, 4 चौक 16000 था और यहाँ से आ गया। तो ये कह रहे हैं कि
जो पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे रिड्यूस हो गया, इसका मतलब ये ओवर पॉपुलेशन है, जनसंख्या ज़्यादा है, आउटपुट बढ़ा पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ा, क्योंकि रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज रह गए। जो मैन पावर थे उसके पास काम नहीं था, अनएम्प्लॉयमेंट थी, तो उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए, नतीजा क्या हुआ, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी और एक एवरेज इनकम जो है पॉपुलेशन की बढ़ गई। तो ये क्या है, ओवर पॉपुलेशन। ऐसे ही था अगर और ज़्यादा जनसंख्या बढ़ जाए, इस केस में ये रही। तो जो ये दो कंडीशन है 3000 4000 वाली या कि 30 करोड़ 40 वाली, ये एक ऐसा लेवल होगा जहाँ पे अगर पॉपुलेशन बैलेंस रहती है, रोका जा सके, तो वेल्थ बहुत ज़्यादा होगी, सोसाइटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी, बहुत बेहतर स्थिति होगी। देखो इसी डायग्राम को जो हमने देखा था अभी, चार्ट को, इसमें एक्सप्लेन किया गया 10 करोड़ 1000 रुपये इनकम है, अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है, बड़े जनसंख्या बढ़ी 20 करोड़ हो गई, पर कैपिटा इनकम हो गई 2000 रुपये, लेकिन अंडर पॉपुलेशन की कंडीशन है, जनसंख्या और बढ़ी 30 करोड़ 3000 रुपये प्रति व्यक्ति आई, ठीक है। इसके बाद 40 करोड़, यहाँ पे 4000 पर कैपिटा, ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन कंडीशन है, ठीक है। इसके बाद अगर पॉपुलेशन बढ़ी 50 करोड़, इनकम घट रही है 3000, इसका मतलब ये ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन है। इसके आगे देखें तो ये 60 करोड़ पॉपुलेशन हुई थी। इस तरीके से अगर देखें तो कुछ एक चार्ट ऐसा आया, पर कैपिटा इनकम और आउटपुट पर हेड, ये आया पॉपुलेशन बिलो द ऑप्टिमम P0, P1 P2 और P0, 3 पॉइंट हम देख रहे हैं। यहाँ पे P1 अंडर पॉपुलेशन को दिखा रहा है, पॉपुलेशन बिलो द ऑप्टिमम। P0 क्या दिखा रहा है, पॉपुलेशन के मैक्सिमम लेवल को दिख रहा है, जो ऑप्टिमम लेवल है, मैक्सिमम मींस ऑप्टिमम लेवल है, कि अगर ये वाली जो पॉपुलेशन है जहाँ पे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, तो यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी मैक्सिमम आएगी, और ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। इसके बाद ओवर पॉपुलेशन हुई, इसका मतलब हो गया, ये किस फॉर्मूले से रहा है, Q अपॉन P से लग रहा है, आउटपुट अपॉन प्रोडक्टिविटी से। देखें बढ़ते हैं आगे, फॉर्मूले आएंगे आप। कुल मिला के जो डाल्टन का फॉर्मूला है ऑप्टिमम पॉपुलेशन का, वो था m = a - 0 अपॉन 0। ये क्या है जरा देखें, O स्टैंड फॉर द ऑप्टिमम पॉपुलेशन, जिसे मैंने 0 कहा, A है एक्चुअल पॉपुलेशन, और ये है मेल एडजस्टमेंट इन पॉपुलेशन, एडजस्टमेंट इन पॉपुलेशन में कितना आया। ये m अगर पॉजिटिव है इस सिद्धांत के अनुसार तो ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है, m अगर नेगेटिव है तो अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है, लेकिन अगर m की वैल्यू 0 आती है तो ये ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति है। इसका मतलब है अगर एक्चुअल और ऑप्टिमम का डिफरेंस, अगर एक्चुअल और ऑप्टिमम का डिफरेंस 0 आ जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार इकोनॉमिक ऑप्टिमम पॉपुलेशन अवेलेबिलिटी में है। इसका मतलब सोशल वेलफेयर पर कैपिटा इनकम पर हेड आउटपुट मैक्सिमम होगा। कब होगा, जब m की वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है जो एक्चुअल पॉपुलेशन है और जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो लगभग बराबर ही है कि एक ही बराबर है, डिफरेंस क्या है इनका, 0 है। ये पर्सपेक्टिव बात की गई। एक एग्जांपल भी दिया कि 60 - 50, इन्होंने क्या किया, एक्चुअल पॉपुलेशन है 60, ऑप्टिमम होना चाहिए था 50, 60 - 50 बटे 50 किया तो आया 0.2 या क्या 0.2 आया, 60। अगर एक्चुअल पॉपुलेशन 60 करोड़ है और ऑप्टिमम 50 होनी चाहिए थी तो दोनों का डिफरेंस 10 आया, और 10/50 इज 0.2, विच मीन्स कि इट इज पॉजिटिव, दैट मीन्स कि द पॉपुलेशन इन इकोनॉमी इज ओवर पॉपुलेटेड। इसका मतलब देश में क्या है, जनसंख्या उच्च स्तर पे है, इसको कम करने की जरूरत है। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज नॉट अ स्टैटिक कंसेप्ट। एक और बात है कि स्थैतिक स्थिति नहीं है, यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन भी सिचुएशन के हिसाब से बदल जाती है, अलग अलग। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल इज डायनामिक एंड चेंजेस ड्यू टू द, ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल भी परिवर्तनशील है और इसमें परिवर्तन आने की संभावना बढ़ती है इन कारणों से। अगर तकनीकी विकास हो जाए, टेक्निकल एडवांसमेंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन एफिशिएंसी, अगर किसी देश में तकनीकी विकास हो जा रहा है तो उसका जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन लेवल है वो चेंज हो जाएगा, यानी ओवर पॉपुलेशन वाली स्थिति, और उसमें चेंज आ सकता है। डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज, अगर नए रिसोर्सेज की खोज हो जाए तो भी क्या होगा, एक जो एग्जिस्टिंग रिसोर्स है उस पर बर्डन कम होगा, और नए रिसोर्सेज की खोज से जो नए पॉपुलेशन है उन्हें भी क्या हो जाएगा, आउटपुट देने का मौका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। मोर अवेलेबल रिसोर्सेज रेज द ऑप्टिमम लेवल,
अगर ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं या ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी आ जा रही है तो ऑप्टिमम लेवल में जो है बढ़ोतरी हो जाती है। इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। अगर आप ऑप्टिमम लेवल में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और नए रिसोर्सेज को चेज करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। अगला है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चेंजेस इन लेबर एफिशिएंसी, कैपिटल फॉर्मेशन एंड स्पेशलाइजेशन। अगर लोगों की काम करने की क्षमता में, उनकी विशेषज्ञता में अगर बढ़ोतरी की जाए, यानी आर्थिक अर्थव्यवस्था विकसित अगर हो जाए तो भी क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल ऑफ पॉपुलेशन चेंज हो जाता है, उसमें वृद्धि हो पाती है। डायग्रामेटिकली देखते हैं, साइज ऑफ पॉपुलेशन P, लेबर है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअल पॉपुलेशन ये है, ये होनी चाहिए थी, ये बढ़ जाएगी अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ जाता है। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ जाए तो ऑप्टिमम लेवल में बढ़ोतरी हो जाएगी, वो P11L पे आ जाएगा। पहले वो कहाँ था, ऑप्टिमम लेवल PL पे था, ठीक है, ये ओवर पॉपुलेटेड सिचुएशन थी, ये अंडर पॉपुलेशन थी, ये ऑप्टिमम लेवल था। लेकिन अगर किसी देश में तकनीकी विकास हो रहा है या उसमें रिसोर्सेज और ज़्यादा फाइंड आउट हो जा रहे हैं, या जो लेबर है, लेबर बहुत स्पेशलाइज हो गई, एफिशिएंट हो गई, उसका आउटपुट खुद को बढ़ा लिया है, तो ऑप्टिमम लेवल भी वो बढ़ा पाएगा आसानी से, साइज ऑफ पॉपुलेशन की कंपैरेटिवली। ये डायग्राम ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है यहाँ पे। क्रिटिसिज्म ऑफ ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी, अब एक सिद्धांत थ्योरी बनी है तो डेफिनेटली उसकी आलोचनाएं भी होंगी, उसकी कुछ कमियां भी होंगी जिसको अदर इकोनॉमिक्स ने या समय के साथ वो उजागर हुए होंगे। तो उसमें सबसे पहला क्रिटिसिज्म है ओनली इकोनॉमिक फैक्टर कंसिडर। देखो, सबसे पहले तो इन्होंने सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर को ही कंसिडरेशन में लिया, यानी जब डाल्टन ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन उन्होंने दी तो उनमें उन्होंने सिर्फ आर्थिक पहलुओं को ही ध्यान में दिया, अदर पहलुओं को ध्यान में नहीं दिया। It ignores social, cultural and political factors that influence population growth. भाई इसने अनदेखी करी सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कारणों को जो पॉपुलेशन ग्रोथ पे अपना असर डालती हैं। सरकार के क्या नाम है, चाइना ने नियम बनाए वन चाइल्ड पॉलिसी, नतीजा क्या हुआ, पिछले 30 सालों में उनकी जनसंख्या में वृद्धि दर में बहुत भारी कमी आई। अब उन्होंने 3 चाइल्ड पॉलिसी को अपना लिया है, जिसकी वजह से अब उनके पॉपुलेशन को वो अगले 20-30 सालों में थोड़ी तेजी से बढ़ते हुए देखेंगे। अब वहाँ पे बुजुर्गों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई। तो इस तरीके की चीज़ें कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रीजंस भी हैं। कुछ कल्चर्स हैं जो चाइल्ड को बढ़ाने में ज़्यादा जोर देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हों, कुछ होते हैं जो कहते हैं कि 1 और 2 चाइल्ड बर्थ करते हैं। तो डिपेंड ऑन द सोशल कल्चरल फैक्टर भी जो है इफेक्ट होता है पॉपुलेशन ग्रोथ। नॉट अ ट्रू थ्योरी, ये एक सच्ची थ्योरी नहीं है। जो क्रिटिसाइजर्स थे उन्होंने कहा इट ओनली स्टेट्स एन आइडियल कंडीशन रेदर देन एक्सप्लेनिंग व्हाई एंड हाउ पॉपुलेशन चेंजेस। ये थ्योरी ने एक आइडियल कंडीशन के बारे, एक आदर्श परिस्थिति के बारे में तो बताया, लेकिन वो ये बताने में फेल हुआ कि आखिर पॉपुलेशन बढ़ता या घटता क्यों है, इस पे कोई कोई प्रकाश नहीं डाला, कोई बात नहीं करी। इसने सिर्फ बात किस पे करी कि एक बेहतर स्थिति क्या है कि कितनी जनसंख्या हो तो बेहतर स्थिति होगी। डिफिकल्ट टू डिटरमाइन ऑप्टिमम पॉइंट। एक और बात, इस थ्योरी में कहीं पे भी ये नहीं समझ पाएंगे आप कि ऑप्टिमम पॉइंट कौन सा होगा, इसको कैसे एडजस्ट करें। एक्चुअल मान लिया, ऑप्टिमम मान लिया, पर एग्जैक्टली ऑप्टिमम पॉइंट है कौन सा, इसको अंडरस्टैंड करना बड़ा ट्रबलसम था। Population levels fluctuate due to the technological changes, resources discovery and economic conditions. जो population level है, जो जनसंख्या का स्तर है, वो तकनीकी विकास, संसाधनों की खोज और आर्थिक स्थितियों पे भी बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। इसलिए ये तय करना बड़ा मुश्किल है समय के साथ कि आखिर ऑप्टिमम लेवल होगा क्यों, क्योंकि ये लगातार कीप चेंजेस करेगा, बदलाव आते रहेंगे। मेटेरियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है, ये सिर्फ सैद्धांतिक आधार पे बना हुआ था। द थ्योरी मेजर्स प्रोग्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स पर कैपिटा इनकम रेदर देन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। इस परिभाषा में जीवन के स्तर में जो बदलाव आए उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई। यानी अगर एक व्यक्ति बहुत अमीर हो रहा है, हमारे यहाँ इम्बैलेंस है, कुछ सेलेक्टिव कंपनियां हैं जो देश की टोटल इनकम टैक्स का 40% से ज़्यादा पे करती हैं, सिर्फ 40,000 लोग 140 करोड़ में, ठीक है। तो ये राइट जस्टिफिकेशन नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कंसिडरेशन नहीं किया गया,
ये जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने पाया कि डाल्टन की जो थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है उसमें उसकी कमी दिखाई दी। नो प्रैक्टिकल यूज, इस थ्योरी का जो जीवन में किसी राजनीतिक या किसी भी पर्सपेक्टिव में कोई इस्तेमाल नहीं था। इट डज नॉट ऑफर सोल्यूशन फॉर ओवर पॉपुलेशन और अंडर पॉपुलेशन। ठीक है, अगर किसी देश में अल्प जनसंख्या है या बहु जनसंख्या है, यानी ओवर पॉपुलेशन है या अंडर पॉपुलेशन है, तो उसमें कैसे सुधार या बदलाव किया जा सकता है, ऐसी कोई बात सुझाई नहीं गई। इसलिए इस जो सिद्धांत है उसका कोई प्रयोग नहीं दिखता। नॉट हेल्पफुल फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी, दूसरी बात है सरकार अगर अपनी जनसंख्या कोई नीति बनाए तो उसमें भी तो कोई सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। Since it does not provide a framework for controlling population, it has limited practical application. क्योंकि ये कोई ऐसा ढांचा, फार्मूला या संरचना तो दे ही नहीं रहा जिससे ये पता चल सके कि ऑप्टिमल जनसंख्या क्या होनी चाहिए। इसलिए इस थ्योरी का कोई प्रयोग किसी नीति निर्धारण में भी नहीं है। इग्नोर्स इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, ये आय के वितरण को भी अनदेखा करता है, यानी लोगों के प्रति व्यक्ति आय, कोई व्यक्ति बहुत रिच है और कोई बहुत कम है, लेकिन उनका एवरेज क्या आएगा, एक बैलेंस आ जाएगा। तो ये आय के वितरण को भी अनदेखा करता है। While focusing on production, it does not consider how wealth is distributed. ये सिर्फ उत्पादन पे फोकस करता है थ्योरी, वो इस बात को नहीं देखता कि संपत्ति का वितरण किस प्रकार से हो रहा है, यानी समाज के अलग अलग वर्गों में वो किस तरीके से वितरित किया जा रहा है, बांटा जा रहा है। डिफिकल्ट इन मीजर पर कैपिटा इनकम, इस थ्योरी के आधार पर प्रति व्यक्ति आय को भी आकलन करना, पता कर पाना काफी मुश्किल है। रिलायबल डेटा ऑन पर कैपिटा इनकम इज ऑफन अनअवेलेबल, मेकिंग ऑप्टिमम पॉपुलेशन कैलकुलेशंस अनरिलायबल। ये कह रहे हैं कि भरोसेमंद डेटा तो पर कैपिटा इनकम के आम तौर पे मिल नहीं पाता। नतीजा, अगर आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन के कैलकुलेशन के सिद्धांत पे काम करेंगे तो वो संभव नहीं हो पाता। चलिए एक कंपैरिजन देखते हैं टेबल में। क्राइटेरिया, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन एंड माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। माल्थुसियन जो पहला वाला था, ऑप्टिमम थ्योरी जो डाल्टन ने दिया। हम उसके कंपैरिजन में देख लेते हैं, जल्दी जल्दी पॉइंट्स को चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले किस आधार पर पॉपुलेशन को कंट्रोल किया। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन इकोनॉमिक फैक्टर्स यानी पर कैपिटा पर हेड इनकम के आधार पर बनाया गया। मतलब उन्होंने जो डाल्टन ने जो अपनी थ्योरी दी पॉपुलेशन की, वो पर कैपिटा इनकम या पर हेड इनकम पे ज़्यादा फोकस किया, जबकि माल्थुसियन थ्योरी जो थी फूड सप्लाई और नेचुरल चेक्स पे थी। ठीक है, कि किस तरीके से स्वतः ही पॉपुलेशन कंट्रोल हो पाता है और जो फूड की आपूर्ति है, भोजन की उपलब्धता या कृषि में जो ग्रोथ है, उनके आधार पर उन्होंने अपनी परिभाषा को संचालित किया। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, अब किस तरीके से जनसंख्या का प्रभाव पड़ा। ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन में ग्रोथ कैन बी बेनिफिशियल पर कैपिटा इनकम इंक्रीजेस। देखो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ने माना, यानी डाल्टन की जो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन थी वो ये मानता है कि अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। इसका मतलब है जनसंख्या का बढ़ना फायदेमंद है, जबकि एवरी इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज हार्मफुल। जबकि माल्थुसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन के अनुसार हर जन्मा बच्चा एक बोझ होता है सोसाइटी पे। इसका मतलब है कि वो समस्याएं लेके आता है, ऐसा मानते थे। अगला था स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक कौन सा है? देखो ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ने बोला कि जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन है वो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के साथ, इकोनॉमिकल चेंजेस के साथ और जो रिसोर्सेज फाइंडिंग के साथ क्या होता है, ऑप्टिमम लेवल पॉपुलेशन का बदल जाता है, इसलिए डायनामिक था। जबकि उन्होंने इसे स्टैटिक माना। उन्होंने कहा कि एक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से ही पॉपुलेशन बढ़ती है और एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन से ही जो है प्रोडक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर आउटपुट बढ़ता है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस सिद्धांत में किसी भी तरीके के परिवर्तन को नहीं माना। यानी कुल मिला के कहें तो माल्थस की जो थ्योरी है वो एक स्टैटिक थ्योरी है और डाल्टन की थ्योरी जो है वो एक डायनेमिक थ्योरी है जो टेक्निकल चेंजेस को एक्सेप्ट करती है। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, कौन ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था? ऑप्टिमिस्टिक बिलीव इन ह्यूमन प्रोग्रेस। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक सकारात्मक था, काफी हद तक पॉपुलेशन को ये पॉजिटिवली ले रहा था। इसका मतलब मान रहा था कि अगर लोग आ रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। तो इसका मतलब है कि वो जो अपनी थ्योरी थी वो बहुत पॉजिटिविज्म लेके, पेसिमिज्म लेके चल रहे थे कि फ्यूचर में ग्रोथ होती है जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो। जबकि ये पेसिमिस्टिक थे, नकारात्मक पहलू पे ज़्यादा फोकस था। वो मानते थे कि क्राइसिस लाइक फेमिनाइन वार, वो मानते थे कि युद्ध
और ऐसी चीज़ें आती हैं पॉपुलेशन होने से, लोग रिसोर्सेज के लिए आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं, तो इस तरीके से बहुत पेसिमिस्टिक थे। अगर पॉलिसी गाइडेंस में देखो, ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन किसी भी तरीके की जो जनसंख्या निवारण जैसी किसी भी नीति के लिए उपयोगी नहीं थी, क्योंकि रिलायबल डेटा कभी भी पर कैपिटा इनकम नहीं मिल पाता, भरोसेमंद नहीं था, और इन्होंने किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे इसे लेकर कोई बात नहीं की, नेगलेक्ट करते थे। जबकि हाँ, इन्होंने क्या सजेस्ट मोरल रेस्ट्रेन एंड नेचुरल चेक्स, इन्होंने बोला था कि जनसंख्या वृद्धि रुकती है दो तरीकों से, एक तो नेचुरल चेक्स है, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गई, कोई महामारी हो गई, कोई युद्ध हो गया, कोई त्रासदी हो गई, भूकंप हो गया, चक्रवात हो गया, कोई भूकाल हो गया, तो इन सारी चीज़ों से क्या होता था, जनसंख्या रुकती थी। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ब्रह्मचर्य या अविवाहित रह के, या फिर अगर शादी की उम्र को बदल दिया जाए, या फिर अगर लोग शादी से पहले किसी भी तरीके का संभोग ना करें, तो उससे जनसंख्या को रोका जा सकता है, या फैमिली प्लानिंग अपना के, ठीक है। उनके पास सिर्फ एक कमी थी कि जो मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आएंगे या प्रजनन के नए मेथड्स जो आएंगे वो इसको नहीं देख पाए थे, तो हाँ वो सजेस्ट करते थे पॉलिसी मेकिंग में। अगला आता था फोकस ऑन ओवर और अंडर पॉपुलेशन, कंसिडरेशन बोथ ओवर, दोनों ने ही क्या किया, ओवर और अंडर पॉपुलेशन से होने वाले इम्पैक्ट को कंसीडर किया अपनी थ्योरी के अंदर। व्हाई ऑप्टिमम थ्योरी बेटर देन द माल्टेरियन थ्योरी। अब एक सवाल आता है, अभी मॉडर्न है, आधुनिक है, तो कि क्यों ऑप्टिमम थ्योरी जो है बेहतर है माल्टेरियन थ्योरी से। सबसे पहले तो रिलेशन विथ प्रोडक्शन, हम इसके फेवर में जा रहे हैं कि हाँ जो थ्योरी है ऑप्टिमम थ्योरी है वो एक बेहतर थ्योरी है माल्टेरियन थ्योरी से। उन्होंने कहा कि रिलेशन विद द प्रोडक्शन, उत्पादन से संबंध को देखते हुए, इंस्टीड ऑफ फूड सप्लाई इट रिलेट्स टू द पॉपुलेशन टू द टोटल। देखिए जो ऑप्टिमम थ्योरी है वो आउटपुट से जनसंख्या की वृद्धि को जोड़ के देखता है, जबकि माल्टेरियन थ्योरी जो था फूड सप्लाई से जो है जनसंख्या वृद्धि को कनेक्ट करता था, इसलिए ये ज़्यादा बेहतर था। नॉट एवरी पॉपुलेशन इंक्रीज इज हार्मफुल। दूसरा जो ऑप्टिमम थ्योरी है वो मानते थे कि जनसंख्या वृद्धि, हर जनसंख्या वृद्धि हार्मफुल है, ऐसा नहीं था कि सभी नहीं होती, पर उन्होंने माना कि हर जनसंख्या वृद्धि हार्मफुल नहीं होती। अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिसोर्सेज फाइंडिंग्स हो रही हैं, तो जो पॉपुलेशन है वो बेनिफिशियल होता है, प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। कंसीडर बोथ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। देखो ऑप्टिमम थ्योरी जो है क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों कंसिडरेशन था कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ेगी तो उससे क्वालिटी ऑफ लाइफ में कितना इंप्रूव होगा, और अगर इतनी बढ़ गई तो उसमें कितनी गिरावट आएगी, सारी चीज को। इट अकाउंट्स फॉर एजुकेशन स्किल्स एंड एफिशिएंसी। ऑप्टिमम थ्योरी में लोगों को स्किल्ड और एजुकेट करने से उनकी जो इनकम लेवल है उसमें बढ़ोतरी जैसे विषयों को ध्यान दिया। डायनेमिक अप्रोच, ऑप्टिमम थ्योरी ने डायनेमिज्म को लिया कि अगर टेक्नोलॉजिकल और अदर फैक्टर्स या पॉलिटिकल फैक्टर्स या अदर फैक्टर्स जो हैं अगर सही से काम करें तो ऑप्टिमम लेवल में इंक्रीज हो सकता है। द ऑप्टिमम लेवल चेंजेस बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड रिसोर्स डिस्कवरी। उन्होंने माना था कि ऑप्टिमम लेवल जो होता है पॉपुलेशन का उसमें परिवर्तन संभव है अगर तकनीकी विकास होते हैं और नए संसाधनों की खोज होती है, नए मेथड्स की खोज होती है। तो ऑप्टिमिस्टिक व्यू, सकारात्मकता, सबसे बड़ी बात है उन्होंने पॉपुलेशन को गलत नहीं माना। उन्होंने माना कि पॉपुलेशन बढ़ने से आउटपुट का बढ़ना संभव होता है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। अनलाइक माल्टस से जुदा होकर बिल्कुल अलग, इट डज नॉट प्रिडिक्ट डूम सिनेरियो विच सीज द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। उन्होंने ये नहीं देखा कि पॉपुलेशन बढ़ गई तो बोझ बढ़ गया, उसी बता के डूब गया सब कुछ। माल्टस मानते थे ऐसा। इन्होंने माना कि अगर लोग नए जन्म नहीं लेंगे तो प्रोडक्टिविटी भी नहीं बढ़ेगी, कौन काम करेगा भविष्य में आके। तो पॉपुलेशन को उन्होंने पॉजिटिवली सकारात्मक रुख लिया। कुल मिला के खत्म हो गया। थैंक यू वेरी मच। हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी है और हमारी वेबसाइट है जहाँ पे जाके देखते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यार कर दो, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। सब्सक्राइब नहीं किया लाइक कर दो, सब्सक्राइब भी कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। बाय बाय।